स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षाकुल पीसीएस क्लासेस। एंड हम लोग जो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो होने वाले हैं हमारे जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स। और ये जनवरी 2024 के जो करंट अफेयर्स होने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज कि हमारा जो राम मंदिर का निर्माण हुआ और जो वो स्टार्ट हुआ, उसका जो प्राण प्रतिष्ठा की पूजा हुई वो जैन में हुई। और इससे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट जो है जैन में हुए, जो कि पॉसिबिलिटीज है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा काफ़ी सारे हमारे इवेंट हैं, जैसे कि हमारे भारत रत्न के जो अवार्ड्स मिले, बिकॉज 26 जनवरी को ही वो अनाउंस किए जाते हैं, तो वो भी जनवरी का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट। चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, इसमें हम इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे, और जितने भी आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं इन सब से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर सारे करंट अफेयर्स जान के हम लोग पढ़ने वाले हैं, जितने भी आप लोग यहाँ पर टॉपिक्स देख रहे हैं, राइट। तो हमारा जो रिपोर्ट है जैन का, जिससे करंट अफेयर बन रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पर आपको टॉपिक तो डिस्कस करूंगी, साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि इस टॉपिक से क्या क्या पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस बनने की, या किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला है हमारा कि भारत में हिम तेंदुओं की जो है स्थिति पर रिपोर्ट आई थी जनवरी में। तो कब आई थी ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट आई थी 30 जनवरी 2024 को। कब आई थी? 30 जनवरी 2024 को ये रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र यादव, उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया था 30 जनवरी 2024 को, जो कि नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक के दौरान जारी की गई थी। भारत में हिम तेंदुए की आबादी का जो आकलन है, जिसको हम SPAI बोलते हैं, यानी कि स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, ठीक है, अपनी तरह का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए हैं? 718। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ फैक्ट्स होते हैं या फुल फॉर्म्स होते हैं या डेट्स होते हैं, ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये रिपोर्ट किसने जारी की। ये रिपोर्ट जारी की केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। यहीं पर जब अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि SPAI की फुल फॉर्म क्या है, तो SPAI का आपको फुल फॉर्म जो है वो याद रखना है, ठीक है। SPAI का फुल फॉर्म है आप लोगों का, यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो आपका फुल फॉर्म है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट पॉइंट इज कि आपका यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भारत में रिपोर्ट के अनुसार कितने हिम तेंदुए हैं। तो यहाँ पर जो काउंटिंग है वो है 718। सबसे अधिक हिम तेंदुए कहाँ पर है? 477 है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम और जम्मू कश्मीर है। ये वो स्टेट्स हैं जहां पर हिम तेंदुओं की जो है जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। इस कार्यक्रम को सभी हिम तेंदुआ रेंज वाले राज्यों और 2 संरक्षण भागीदारों, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन मैसूर और WWF इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया था। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसको किसके सहयोग से जो है शुरू किया गया था। तो ये आंसर आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि SPAI का ये कार्यक्रम 2019 से 2023 तक 2 चरणों में चलाया गया था। ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI, यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023, इस रिपोर्ट में क्या होता है और इस रिपोर्ट से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI में भारत 180 देशों में से 93 स्थान पर रहा। यानी कि अगर हम 180 कंट्रीज की एक रिपोर्ट
निकाले, उनका एक इंडेक्स बनाए, तो उसमें इंडिया का जो पोजीशनिंग है वो है 93rd। तो यानी कि ये जो बहुत बुरी स्थिति तो नहीं है, लेकिन साथ ही बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है अगर हम इसको करप्शन रेट के हिसाब से देखें तो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यानी कि टीआई ने 30 जनवरी 2024 को ये रिपोर्ट जो है वो जारी की, और भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति 2022 की तुलना में 2023 से में मामूली बदलाव हुआ, यानी कि थोड़ा सा चेंज तो आया है, पॉजिटिव चेंज, बट बहुत ही कम चेंज आया है। यानी कि ये जो चेंजेस आने हैं ये बहुत अच्छे लेवल पर आने की अभी भी जरूरत है। तो ये जो सूचकांक है सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तर के आधार पर देशों को सूचीबद्ध करता है। यानी कि हम लोग एक करप्शन का एक अनुमानित स्तर लगाते हैं और उसके आधार पर ही हम लोग इसको सूचीबद्ध यहाँ पर हम सभी देशों को करते हैं, जिसमें कि इंडिया की पोजीशन है 93rd। तो यहाँ पे बच्चों दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सीपीआई 2023 इसकी पोजीशन आप पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जहां पर आपको आंसर करना पड़ेगा 93rd। एंड इसमें से सेकंड क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये है कि इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है और कभी रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आप लोगों को इसके आंसर जो है ध्यान में रखने पड़ेंगे। यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसमें से शायद क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर नहीं भी बन सकते हैं, लेकिन आपको वो एज अ स्टूडेंट आपको पढ़ने चाहिए। तो पहला पॉइंट है सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष पर है, उसके बाद फिनलैंड, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का स्थान है। ठीक है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप पर है। तो ये 3-4 देशों का जो है नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और रैंकिंग के लिए 0 से 100 के पैमाने का उपयोग किया जाता है, जहाँ 0 को जो है अत्यधिक भ्रष्ट, यानी कि जो 0 पोजीशन पर है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, और जो 100 पर है वो कम भ्रष्ट है, यानी कि वो ईमानदार का सूचक है। तो यानी कि जब हम देखें जिसकी रैंकिंग सबसे कम है वो मोस्ट करप्टेड कंट्री है, जिसकी रैंकिंग ज्यादा है वो लीस्ट करप्टेड कंट्री है। तो इस तरह से जो है इसकी पूरी रैंकिंग की जाती है। और यहाँ पर इसी के साथ मैंने ना बाकी कंट्रीज की भी जो है रैंकिंग यहाँ पर लिखी हुई है, आप लोग इसको एक बार पढ़ लें, जिसमें से कि क्वेश्चन बनने की संभावना या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल कुमार से रिलेटेड। अनिल कुमार को क्या कर दिया गया है, टीआरएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 29 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल कुमार लाहौटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है टीआरएआई का आप लोगों को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बेसिकली कैसे वर्क करता है वो भी हम जानेंगे। तो हमारा जितना भी टेलीकॉम रिलेटेड वर्क होता है उसका जो पूरा रेगुलेशन प्रोसेस होता है उसको ये देखता है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम ही ये होता है, जिसका चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, अनिल कुमार को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने लाहौटी को कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। इसको हम ट्राई भी बोलते हैं, इसको हम टीआरएआई भी बोल सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सितंबर 2023 में पूर्व चेयरमैन पीडी वाघेला का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ट्राई चेयरमैन का पद जो है वो रिक्त था, और मीनाक्षी गुप्ता को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। ठीक है, तो यानी कि सितंबर 2023 में जो है इससे पहले जो थे पीडी वाघेला इस पद पर नियुक्त थे, उनका 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया था और उसके बाद से ये पद जो है खाली था। ट्राई चेयरमैन का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो है वो रहता है। तो अगर इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ट्राई के चेयरमैन के लिए किस तरह से जो है वहां पर नियुक्त किया जाता है, तो इसमें कितना इनका कार्यकाल होता है, या तो 3 वर्ष या फिर जो भी उस पद पर नियुक्त है वो 65 वर्ष का हो जाए। तो जो भी कंडीशनिंग पहले आ जाती है, या तो 3 वर्ष पहले समाप्त हो जाए या फिर वो पद पे जो नियुक्त है वो 65 वर्ष के पहले हो जाए। तो इस तरह से जो है इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। तो ट्राई भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है, और भारत सरकार द्वारा इसका गठन कब किया गया था, 1997 में किया गया था। इसी से रिलेटेड मेरे को एक और चीज आती है कि 1997 में आप लोगों को याद हो तो प्रसार भारती एक्ट भी आया था,
और ये भी पूरा पूरा प्रसार भारती से ही रिलेटेड है। प्रसार भारती का एक्ट आया था 23 नवंबर 1997। अगला है, 3 अफ्रीकी देशों द्वारा इकोवास से अलग होने की जो है वो घोषणा की गई। और कौन से वो 3 देश हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल लेवल पर जो है बड़ा हमारे लिए पॉइंट है, बड़ी न्यूज है, और इससे क्वेश्चन बनने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी देखी जा रही है। तो कौन से वो 3 देश हैं? नाइजीरिया, माली और बुर्किना फासो ने 28 जनवरी 2023 को पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्रों के आर्थिक समुदाय से अलग होने की जो है घोषणा की। तो जो पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र होते हैं, उस कम्युनिटी को, उस समुदाय को क्या बोला जाता है? इकोवास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोवास। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इकोवास पश्चिम अफ्रीका में सिर्फ 15 देशों का एक समूह है, संघ है, जिसे हम राजनीतिक या आर्थिक संघ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां का ये जो क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है, इसको हम इकोवास बोलते हैं, और ये 15 देशों का समूह है। इकोवास इन तीनों देशों में तख्ता पलट का विरोधी रहा है। इस कारण यहाँ पर इन तीनों देशों ने इनसे अलग होने की घोषणा जो है की है। जुलाई 2023 में नाइजर, और 2022 में बुर्किना फासो, और 2020 में माली ने सैन्य तख्ता पलट होने के बाद से इस गठन और 3 देशों के बीच संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो गए। और इसके बाद इन लोगों का एक ये डिसीजन आया कि ये जो 3 देश हैं वो इकोवास से अलग हो जाएंगे। साहिल पट्टी अफ्रीका के पश्चिम से पूर्व तक विस्तृत एक क्षेत्र है जो सहारा के रेगिस्तान को दक्षिण के घास के मैदानों से पृथक करता है। नाइजर, माली और बुर्किना 8 देशों वाले पश्चिम अफ्रीकी मौद्रिक संघ, जिसे यूएमओआ को भी का बोला जाता है, इसके भी सदस्य हैं। ठीक है। अगला हमारा हमारी जो खबर है या जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो है, हमारे यहाँ पर सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया। कैसे पोर्टल काम करता है और किसने इस पोर्टल को जो है लॉन्च किया, किस सरकार द्वारा, ये हम एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यानी कि हमारे यूपी से रिलेटेड जो है जुड़ा हुआ करंट अफेयर है। तो योगी आदित्यनाथ ने 28 जनवरी 2024 को गोरखपुर में सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का जो है शुभारंभ किया था। तो सबसे पहले तो ये सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल है। यहाँ पर उन लोगों के लिए पूरी देखरेख, उनकी यहाँ पे जो भी वैकेंसी होंगी वो यहाँ पर दिखाई जाएंगी। ये महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, दोनों के लिए जो है ये ई सेवा पोर्टल जो है वो बनाया गया है। तो क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है और यूपी पीसीएस के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एक न्यूज है। मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर जो है वो रवाना किया था। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नगर निगम की 116 करोड़ रुपए की लागत वाली 176 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण जो है किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप 116 करोड़ यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है, इसी से जान सकते हैं कि ये यूपी की कितनी बड़ी ये जो है योजना होने वाली है। अगला है हमारा करंट अफेयर, पंजाब में सड़क सुरक्षा बल को लेकर। सड़क सुरक्षा बल को लेकर एक नई पहल जो है लॉन्च की गई, जिसे एसएसएफ के नाम से भी जाना जा रहा है। ठीक है, तो 27 जनवरी 2024 को पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान ने, उन्होंने राज्य में यातायात व्यवस्था को लेकर सुधार और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ये वाली जो है पहल शुरू की, जिसको सड़क सुरक्षा बल बोला जाता है। सड़क सुरक्षा बल में 144 वाहन और 5000 कर्मचारी होंगे, जो लोगों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात होंगे। क्योंकि हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि रोड पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन केवल इसलिए नहीं बचाया जा पाता क्योंकि उस वक्त वहां पर कोई भी उनकी सेवा के लिए या कोई भी ऐसी हेल्प के लिए तैनात नहीं था। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए पंजाब की सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस पहल की जो है शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है सड़क सुरक्षा बल। तो इसमें क्या होगा, इसमें 144 वाहन होंगे और उसके साथ 5000 कर्मचारी होंगे, जो लोगों की सुरक्षा के लिए लगभग हर 30 किलोमीटर पर सड़कों पर तैनात कराए जाएंगे। उस क्षेत्र में कोई दुर्घटना होगी या कोई सड़क सुरक्षा
को लेकर ऐसी दुर्घटना होगी जिसमें सड़क सुरक्षा की हेल्प चाहिए होगी, तो वहां पर सड़क सुरक्षा बल के जवान उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाएंगे। या कोई ऐसी दुर्घटना है कि उनको उनकी वाहन में कुछ उनको हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प भी गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। पंजाब इस तरह की पहल करने वाला देश का पहला राज्य जो है बन गया है। ठीक है, इससे पहले इस तरह का मोटिव या इस तरह की अप्रोच किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं आई। अगला है हमारा, जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जनवरी में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। बिकॉज पद्म पुरस्कार आप लोगों को पता होगा, हर बार 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन हम लोगों के पद्म पुरस्कार जो है की घोषणा की जाती है। पद्म पुरस्कार बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने अपना पूरा वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, वो आप लोग एक बार जरूर देखें। बिकॉज पद्म पुरस्कार से रिलेटेड काफी ज्यादा ऐसा कंटेंट है जिससे कि पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसी कई हस्तियां होती हैं, ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जिनको अवार्ड्स या इस तरह के पुरस्कारों से नवाजा जाता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में फॉल करते हैं कि उनसे क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कार की जब हम बात करें तो पद्म पुरस्कार में 3 कैटेगरीज आती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री। ठीक है, ये इसको अगर आपको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। इससे रिलेटेड 2 वीडियोस हम लोगों के चैनल पर पड़े हुए हैं। जैन में भारत रत्न से रिलेटेड किन किन लोगों को ये पुरस्कारों से नवाजा गया, क्यों नवाजा गया, क्या उनकी खासियत है, ये सारा कुछ हम लोगों ने वहां पर बताया हुआ है। लेकिन हम यहाँ भी कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो है देखेंगे कि वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने 2 युगल यानी कि डुओ पुरस्कारों सहित 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की जो है मंजूरी दी थी। युगल या दोहरे पुरस्कार के संदर्भ में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2024 के तहत 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विजेताओं में से 30 जो थी वो महिलाएं। ठीक है, यानी कि इस तरह से टोटल 132 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार दिए गए, जिसमें से कि 30 जो है विजेता जो थी वो महिलाएं थी और बाकी के जो भी लोग थे 102 वो पुरुष थे। साथ ही इस सूची में विदेशी, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति तथा 9 ऐसे लोग थे जिनको मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल किया गया। मरणोपरांत का मतलब होता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब उन लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है और पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में की गई। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी लिस्ट जो है आप लोगों के लिए दिखाई गई है पद्म विभूषण से, पद्मश्री से, पद्म विभूषण से रिलेटेड, जो कि आप इस वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जरूर देख लें कि किन किन लोगों को ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। बिकॉज किसी भी नाम से रिलेटेड रैंडम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले है वैजंती माला। ये हमारी काफी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस रही है, बॉलीवुड की भी और साउथ में भी काफी फेमस एक्ट्रेस हैं जिनको अब पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो ये 5 नाम यहाँ पर लिखे हैं मैंने इस स्लाइड में, ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या अपने नोट्स में लिख लें किन किन लोगों को ये प्राइज ये पुरस्कार जो है मिला है। अगला है इसमें पद्म भूषण जो कि 17 लोगों को मिला है। ठीक है, ये जैसे मैंने सबसे पहले लिखा है एम फातिमा बीवी, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है, बाकी के भी नाम है। तो जो मरणोपरांत है, ये भी सवाल बन सकता है कि कितने लोगों को मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जैसे कि 9 लोगों को दिया जा रहा है, मैंने अभी आपको बताया। तो ये सारे नाम आप लोग एक बार देख लें, बाकी के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अगला ये कर्पूरी ठाकुर काफी ज्यादा ट्रेंड में रहे। हालांकि इनको भी भारत रत्न मिला, बाकी लोगों को भी मिला, लेकिन ये थोड़ा हटके है। क्यों है हटके? क्यों इनसे क्वेश्चन बन सकता है? हालांकि कर्पूरी ठाकुर को लेके भी हम लोगों ने एक पूरा वीडियो जो है अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप लोग एक बार उसको जाकर देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बिकॉज इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर, जिनको भारत रत्न जो है वो मरणोपरांत दिया गया और राष्ट्रपति कार्यकालय की ओर से ये घोषणा जो है वो की गई थी। तो कर्पूरी ठाकुर जैसे कि हम सब जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे 2 बार। ठीक है, और एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे थे।
तो ये सवाल बन सकता है कि कर्पूरी ठाकुर कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, पर क्योंकि ये ट्रेंड में थे तो इसलिए ये भी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठाकुर को समानता, वंचितों की मदद और सशक्तिकरण की दिशा में उनके कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के लिए जो है वो चुना गया। ठीक है, अगला जो ये स्लाइड है इसमें मैंने कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भूमि सुधार और वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई गरीब समर्थक पहलों को लागू किया था। ये सवाल बन सकता है कि कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल में किन पहलों पर काम किया गया था, और उसमें वहां पर कुछ आपको जो है सही पॉइंट्स होंगे, कुछ गलत पॉइंट्स होंगे, और उनमें आपको सही सही पॉइंट्स को टिक करना होगा या फिर आपको गलत पॉइंट्स को टिक करना होगा। मतलब क्वेश्चन कैन बी कम इन एनी आइदर वे, राइट। तो ठाकुर अपने करियर के दौरान कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे, जिसकी शुरुआत उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से की। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ये नाम है इनकी पार्टी का जिससे इन्होंने शुरुआत की थी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक या कोई पर्सनालिटी ट्रेंड में होती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है किसी भी तरह से बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी फिल्म मेकर से रिलेटेड उनको सॉरी शेखर कपूर, या मेरे को याद आ गया, जैसे शेखर कपूर को कोई अवार्ड मिला लेकिन नेट के पेपर में क्वेश्चन क्या आया, शेखर कपूर की मूवीज जो है आपको सेलेक्ट करनी है, आपको ऑप्शन में से करेक्ट मूवी जो है टिक करनी थी। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो चीज ट्रेंड में है वही क्वेश्चन बने, नहीं, कोई भी टॉपिक ट्रेंड में उससे रिलेटेड कुछ भी जो है सवाल पूछा जा सकता है, राइट। तो इसमें जो इनकी पार्टी है प्रजा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, इसका नाम आप याद रखें। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित कौन से राजनेता है या नेता है, वो आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। 1977 से 1989 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान वे जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। ठीक है, बाद में कर्पूरी ठाकुर जनता दल से संबंध हो गए और फरवरी 1988 में उनका जो है निधन हो गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, 1954 में की गई थी। और ये जो पुरस्कार है मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या प्रदर्शन की मान्यता के लिए ही प्रदान किया जाता है। और भारत सरकार को जब ऐसा लगा कि कर्पूरी ठाकुर ने देश के लिए एक सेवा भाव के साथ अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया था, तो उसने मतलब हमारी भारत सरकार ने भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर को नवाजने का सोचा और 2024 में उनको भारत रत्न से नवाजा गया। अगला हमारा करंट अफेयर जो है वो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो 23 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश स्थित 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 देने की घोषणा जो है की। तो पहला क्वेश्चन तो इसी से बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे मिला। ठीक है, तो यहाँ पर किसको मिला, ये मिला पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। ये आप लोगों को हॉस्पिटल का जो है नाम याद रखना है, इन लोगों इस हॉस्पिटल को जो है ये पुरस्कार मिला गया। तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के लिए चुना गया। ये पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान जो है किया जाता है, हर साल किया। इस पुरस्कार की घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती होती है और इसी उपलक्ष्य में हर साल ये प्राइज जो है, ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत संस्थाओं को 51 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं, यानी कि 51 लाख की नगद राशि दी जाती है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, या व्यक्तियों को 5 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर ये पुरस्कार किसी संस्था को मिल रहा है तो 51 लाख रुपए दिए जाएंगे, और यदि किसी व्यक्ति को मिल रहा है तो 5 लाख रुपए की नगद राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी और उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब ये सवाल आ सकता है कि ये संस्था कब, यानी कि हॉस्पिटल कब स्टार्ट हुआ था, तो ये हुआ था 1942 में, और ये भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्साई प्रतिष्ठान है। अगला, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, राम जन्मभूमि मंदिर। राम जन्मभूमि मंदिर से भी रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए पूरा वीडियो हमारे चैनल पर बना के डाला था ऑन द डे ऑफ राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा।
ठीक है, तो वो एक बार देखिए क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स जो है वो डिस्क्राइब किए हुए हैं जो इस मंदिर से रिलेटेड है। हालाँकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ज़रूरी नहीं उनसे क्वेश्चन बने बट फॉर योर नॉलेज यू शुड बी नोन टू ऑल द फैक्ट्स अबाउट द राम मंदिर। ठीक है, तो एक बार हम इससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ सकते हैं जो कि इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही आप लोग इसकी हिस्ट्री पढ़ना ना भूलें क्योंकि ये बहुत ट्रेंडी टॉपिक है, तो इसकी हिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? 22 जनवरी को की गई। हालांकि ये सवाल नहीं आएगा क्योंकि बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डेट है, इसलिए मैं आप इसको बार बार आप लोगों के सामने जो है वो दोहरा रही हूँ। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जो है वो आयोजन किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की। इस समारोह में अन्य लोगों के अलावा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नित्य गोपाल दास उपस्थित थे। तो यहाँ तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, लेकिन आप इसकी अगर आपको डीप में जाके पढ़ना है, आप लोग इसके फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वो श्री राम मंदिर के नाम से वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप लोग एक बार जरूर देखें। अगला है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा जो है की गई थी और ये जो योजना है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या है ये योजना, एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की जो है घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली यानी कि सोलर पैनल्स जो है वो लगाए जाएंगे रूफ टॉप पर। ठीक है, तो ये आप लोग एक तो ये आपको जानना चाहिए कि सूर्योदय से ही आप लोगों को पता चल जाएगा, सूर्य यानी कि सोलर पैनल, सूर्य से आप कनेक्ट कर सकते हैं तो आपको याद आ जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड ये योजना जो है लाई गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना। इस योजना से भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। और ये हम एक बार देखते हैं कि एक मतलब एक ये बहुत कॉमन सा फैक्ट है कि सोलर पैनल जो है वो हमारा इको फ्रेंडली तो है ही और साथ ही साथ बजट फ्रेंडली भी है। हालांकि सोलर पैनल की जो कॉस्ट होती है वो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा पड़ती है, लेकिन अगर हम सोलर पैनल को यूज करते हैं तो हमारा हर मंथली बेसिस पे हमको ये बेनिफिट देखने को मिलता है कि किस तरह से हम लोग अपने बिजली के बिल में कटौती कर सकते हैं। तो वही उद्देश्य जो है हमारी सरकार ने रखा है इसको योजना को लाने के लिए कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग किस तरह से बिजली के बिलों में कटौती जो है कर पाएंगे। और इस योजना से भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा, यानी कि हम लोग किसी पर भी डिपेंड नहीं रहेंगे हमारी इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम लोग स्वयं यानी कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट इस पर हमारा जो है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी यानी कि जो सन की एनर्जी है, हमारे पास सन एनर्जी जो है इतने लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है कि वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हम लोग उसको कितना भी यूज करें वो हमेशा रहेगी। तो इसीलिए हम लोग जो है ये हमारी सरकार जो ये योजना लेकर आई है जिससे कि हम लोग किसी देश पर निर्भर ना हो, हम लोग आत्मनिर्भर बने। और इस सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इस योजना के अंतर्गत जो है लाया जाएगा। ठीक है, सुदूर क्षेत्र कहाँ है ये आप लोग एक बार पढ़कर जाएं। योजना का सबसे अधिक लाभ उन राज्यों के लोगों को होगा जहाँ बिजली काफी अधिक महंगी है, जैसे कि कुछ ऐसे मेट्रो सिटीज हैं या कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली काफी ज्यादा महंगी है, उन क्षेत्रों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। रूफटॉप सौर पैनल एक इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनल है जो मुख्य बिजली आपूर्ति इकाई से जुड़े होते हैं। ये पूरा प्रोसेस है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कैसे सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। यहाँ पे केवल उसी की जो है व्याख्या की गई है। ये ग्रिड से जुड़ी बिजली की खपत को कम करता है और साथ ही उपभोक्ता के लिए बिजली की लागत से भी बचाता है। 2014 में हमारी केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का जो शुभारंभ किया था जिसका लक्ष्य 2022 तक 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट की सोलर क्षमता प्राप्त करना था। तो ये काइंड ऑफ एक उसी का सब पार्ट है ये जो योजना है। अगला है हमारा कोचिंग सेंटर से रिलेटेड एक हमारी सरकार की तरफ से एक दिशा निर्देश आया जिसमें कि ये गाइडलाइन दी गई कुछ कोचिंग सेंटर्स को लेके, और जिसका रीजन ये रहा कि
हम लोग देखते हैं कि जब भी जेई मेंस के एग्जाम, नीट के एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेट पास आती है ना, तो इस तरह की खबरें आने लगती हैं कि एक 16 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, या एक 17 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो इस सब का कारण जब सरकार ने देखा तो वो ये देखा कि किस तरह से हमारे बच्चों पर जो है वो प्रेशर बनाया जा रहा है, और किस तरह से बच्चों को कंपटीशन की तरफ ढकेल दिया जाता है उस उम्र में, जिस उम्र में वो डिसाइड भी नहीं कर सकते कि उनको किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस उम्र में उनके पेरेंट्स जो है या उनके गार्जियंस या उनके टीचर्स उनको ये फोर्स करते हैं, उनके ऊपर ये मेंटल प्रेशर बनाया जाता है, उन लोगों के ऊपर पीयर प्रेशर बनाया जाता है कि आप लोगों को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, व्हिच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसी कुछ सिचुएशन को देखते हुए कोचिंग सेंटर्स से रिलेटेड, क्योंकि कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ कोचिंग सेंटर्स भी बच्चों पर ये बर्डन बनाते हैं, बिकॉज ये जो पूरा कंपटीशन का जो प्रक्रिया है ये कोचिंग से ही स्टार्ट हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली एनसीआर जैसी जगह में या मेट्रो सिटीज में जो भीड़ है, जो जज्बा है लोगों के अंदर कंपटीशन को लेके, वो कुछ अर्बन एरियाज में नहीं है। हालांकि अर्बन एरियाज के भी बच्चे जो है कंपटीशन में टॉप करते हैं, बट वहां पर ये चीजें सामने नहीं आती कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली है, ऐसा कुछ कर लिया, क्योंकि ये केवल वहां हो रहा है जहाँ बच्चे को एक कंपटीशन दिख रहा है, जहाँ बच्चे को भीड़ दिख रही है, जहाँ बच्चे को क्राउड दिख रहा है। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को जब गवर्नमेंट ने देखा तो सोल्यूशन ये निकला कि हम लोग कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो है कोचिंग सेंटर्स को दें कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। ठीक है। दिशा निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि विद्यार्थियों का नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। राइट। यानी कि जब बच्चा अपना सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ले उसके बाद ही जो है बच्चों को कोचिंग सेंटर्स की तरफ लाया जाए, उनको तब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ जो है की तरफ जो है लाया जाए, उनके लिए बच्चा पढ़ाई करे, केवल अपना एटलीस्ट 12th या 10th वो पास कर ले उसके बाद। ये दिशा निर्देश 12वीं के बाद जेई, नीट और जैसे मैंने आपको अभी बताया इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बच्चे स्कूल के बाद या स्कूल के साथ ही प्रिपेयर करने लग जाते हैं, ये खासकर उन कोचिंग सेंटर्स की यहाँ पर जो है वो बात की गई है। कोचिंग केंद्रों को निर्देश दिया गया है कि वे अभिभावकों और विद्यार्थियों को भ्रामक वादे या रैंक के अच्छे अंक की गारंटी ना दें, और कोचिंग केंद्र ऐसे ट्यूटर्स को नियुक्त नहीं कर सकते जिनके पास स्नातक स्तर से कम योग्यता है। यानी कि कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर्स अपने पास नहीं रख सकता जो ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि ऐसा सर्वेज में, ऐसा रिपोर्ट्स में आया है कि कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनके पास ऐसे भी टीचर्स हैं जिनके पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है। राइट। तो इस तरह से भी जो गाइडलाइंस है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। और कौन से वो 3 एग्जाम है, जेई, नीट और क्लैट, ये बेसिकली वो एग्जाम है जो 12वीं के बाद होते हैं, लेकिन बच्चे पे जो प्रेशर है वो 9th और 10th से बनाया जाने लगता है, कोचिंग्स की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से, उनके गार्जियन की तरफ से। अगला हमारा जो करंट अफेयर है वो है दलजीत सिंह चौधरी, जो कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो इसमें से केवल एक जो है मेन जो करंट अफेयर यानी कि जो मेन क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि एसएसबी के नए महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो है दलजीत सिंह चौधरी का नाम याद रखना होगा। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट क्योंकि एसएसबी से रिलेटेड है तो मेरा फर्ज है कि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि हु नोज की क्वेश्चन क्या आ जाए, हु नोज की आपसे क्या पूछ लिया जाए बीसीएस के एग्जाम में। राइट। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 30 नवंबर 2025 अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक की अवधि के लिए एसएसबी के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो कब तक के लिए दे दी गई है? 30 नवंबर 2025 तक के लिए। दलजीत सिंह चौधरी ने अनीश दयाल सिंह यानी कि अतिरिक्त प्रभार का स्थान जो है लिया। अनीश दयाल सिंह को पूर्व डीजी रश्मि शुक्ला के महाराष्ट्र पुलिस के पहले डीजी बनने के बाद प्रभार दिया गया था। और उल्लेखनीय है कि एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ लगी भारत की सीमाओं की रक्षा करती है। एसएसबी की स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में की गई। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि
स्थापना कब हुई थी, क्या कंट्रीज के नाम है, वो सारी अब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड मे बी की क्वेश्चन बन जाए। अगला है गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के मध्य जो है वो समझौता हुआ है। क्या समझौता हुआ है कि गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स, गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स ने भारत के बाहर यूपीआई से भुगतान की संभावना को विस्तार देने के लिए 17 जनवरी 2024 को सहमति पत्र पर जो है हस्ताक्षर किए थे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले भारतीय, यानी कि वो भारतीय जो कि बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, देश के बाहर डिजिटल लेन देन कर सकेंगे। पहले होता था कि हम लोग डिजिटली लेन देन नहीं कर सकते थे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। क्योंकि हमारी कंट्री में ये सुविधा हमें मिल गई है, तो हम लोगों को एक हैबिट हो गई है, हम लोग डिजिटल पेमेंट्स की तरफ अग्रसर हो चुके हैं। लेकिन बाहर जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा इस दिक्कत का सामना करना पड़ता था, तो अब इसलिए गूगल पे और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स के बीच में जो ये समझौता किया गया, जिसके बाद हम लोग गूगल पे से बाहर भी अपना लेन देन कर सकेंगे। साथ ही यूपीआई के लिए अन्य देशों में इस तरह की भुगतान व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। इस समझौते का उद्देश्य क्या है? इस समझौते का उद्देश्य है यूपीआई के इस्तेमाल से सीमा पर डिजिटल लेन देन को सुविधाजनक बनाना, और साथ ही इससे देशों के बीच धन प्रेषण यानी कि रेमिटेंसेस की सुविधा जो है वो मिल जाएगी। ये साझेदारी यूपीआई बुनियादी ढांचे का लाभ उठाती है, जो विदेशी व्यापारियों को निर्बाध डिजिटल भुगतान के लिए भारतीय ग्राहकों तक पहुंच प्रदान करती है। राइट, तो इस तरह से जो है अब हम लोगों को इस समझौते का फायदा देखने को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो बाहर ट्रैवल करते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। तो सवाल बन सकता है कि हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। सवाल दो ये हो सकता है कि असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हाल ही में किसको मिला, जिसमें ये ऑप्शन आ सकता है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई। ये दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है, आप लोग एक बार इसको जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, तो असम सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम वैभव, ठीक है, इस पुरस्कार का नाम क्या है? असम वैभव। इस सम्मान को देने का निर्णय लिया। यह पुरस्कार 10 फरवरी 2024 को प्रदान किया गया। असम वैभव पुरस्कार राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, और पहला असम वैभव पुरस्कार किसको मिला था? रतन टाटा जी को मिला था। तो सवाल ये भी आ सकता है कि पहला असम वैभव पुरस्कार किसको दिया गया था? तो रतन टाटा को दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले गोगोई पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, यानी कि पूर्वोत्तर इलाके से अगर कोई ऐसा है जो मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचा, तो रंजन गोगोई ऐसे पहले व्यक्ति हैं। और रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, और उन्हें मार्च 2020 में मनोनीत किया गया था। अगला है हमारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट। ये इस पे भी हम लोगों ने पूरा एक आप लोगों के लिए क्लास बनाया था, क्लास की वीडियो बनाई थी, जो कि हमारे अगेन यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग उसको अगर इलेबोरेट करके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो 7 जनवरी 2024 को शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट, जिसको हम ASER रिपोर्ट भी बोलते हैं, जो कि हर साल लॉन्च की जाती है, सॉरी हर साल जारी की जाती है। तो इस रिपोर्ट की कुछ ऐसे डेटा से जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और सबसे खास बात जो आई थी इस रिपोर्ट की, वो ये थी कि हमारे कुछ ऐसे हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं, गांव में या कुछ शहर में भी, कि जो कि अच्छी रिपोर्ट नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम को लेके, कि गर्ल्स जो पढ़ने में अच्छी हैं, जो साइंस में इंटरेस्ट रखती है, जो कॉमर्स में इंटरेस्ट रखती है, वो चूज करती है आर्ट्स लेना, ह्यूमैनिटीज लेना, ऑल तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, बिकॉज उनको सोशल और मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपनी एजुकेशन में वो चीज ऑप्ट करती है जो कि उनके इंटरेस्ट से परे है, जो कि केवल इजी है, बिकॉज उनको इस तरह से तैयार ही नहीं किया जाता कि वो भी उन चीजों में हिस्सा ले सकती हैं जिनमें कि पुरुष हिस्सा ले सकते हैं। तो ये इस रिपोर्ट का सबसे एक ऐसा पार्ट था जो कि सही नहीं था, जो कि थोड़ा सा दुखदायक था। बाकी इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि क्या ये रिपोर्ट है जिससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये रिपोर्ट प्रथम फाउंडेशन की ओर से बियॉन्ड बेसिक्स नामक शीर्षक से जारी हुई, जिसमें भारत में युवाओं के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के स्तर का विश्लेषण किया गया। ठीक है, असर, इसको हम असर भी बोलते हैं या
2023 बियॉन्ड बेसिक सर्वेक्षण 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित किया गया था, जिसमें 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के कुल 34,445 युवा शामिल हुए। ठीक है, और इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन्हीं किसी पॉइंट में से सवाल या कोई ऐसा पॉइंट आप लोगों के लिए आ जाए जो पेपर में। 14 से 18 आयु वर्ग के लगभग 43% बच्चे अंग्रेजी में वाक्य पढ़ ही नहीं सकते, और 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लगभग एक चौथाई किशोर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में दूसरी कक्षा के स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते, और कुल मिलाकर 86% बच्चे या तो स्कूल या कॉलेज में नामांकित है, यानी कि इसके अलावा जो बच्चे हैं 14 से 18 वर्ष के बीच वो किसी स्कूल या कॉलेज में नामांकित है ही नहीं, यानी कि वो जाते ही नहीं है। वहीं उम्र के साथ नामांकन प्रतिशत भी बढ़ा है, और हालांकि डेटा बढ़ा है लेकिन अभी तक हम पूरी तरह 100% एजुकेशन रेट पर नहीं पहुंचे हैं। 2017 में लगभग 76% बच्चे जो है वो ग्रेड 2 स्तरीय पाठ पढ़ सकते थे, जबकि 2023 में संख्या थोड़ी कम होकर 73% हो गई। अंकगणित में 2017 में लगभग 40% युवा सरल यानी कि ग्रेड 3 और 4 स्तर का विभाजन समस्या का हल कर सकते थे, जबकि 2023 में यह अनुपात थोड़ा अधिक हो गया है, लेकिन अभी भी अच्छा आंकड़ा नहीं है, हम लोग केवल 43% पर पहुंचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक युवा गणित के सामान्य सवाल हल करने में पीछे हैं, और 14 वर्ष के 4% और 18 वर्ष के 32% युवाओं का किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला नहीं है, ना ही वे पढ़ाई कर रहे हैं, वो केवल कुछ और ऐसा काम कर रहे हैं, अभी तक अनएजुकेटेड। स्टेम एरिया जिसे हम बोलते हैं, स्टेम की फुल फॉर्म होती है साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड मैथ्स। में अब लड़कों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन लड़कियां अभी भी इसमें काफी ज्यादा पीछे हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देश में लगभग 36% लड़के इन विषयों में जो है पढ़ाई कर रहे हैं। अगला है लियोनेल मेसी को फीफा 2023 के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया। तो इसमें जो सबसे सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि बेस्ट प्लेयर का अवार्ड फीफा 2023 के बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया, तो लियोनेल मेसी को दिया गया। स्पोर्ट्स से आपका ये सवाल जो है आ सकता है। तो यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इसको एक बार आप लोग देखें जो कि इस रिपोर्ट से रिलेटेड है, राइट। तो कुछ भी जो है वो सवाल बन सकता है, आप इन चारों पॉइंट्स को पढ़कर जाइए। जैसे कि मेसी ने अर्लिंग हैलैंड और किलियन बापे को पीछे छोड़कर एक पुरस्कार जीता है, यानी कि इस अवार्ड को लेने के लिए इनको इन दो प्लेयर्स को पीछे छोड़ना पड़ा ये अवार्ड लेने के लिए। और वर्ष 2019 में पहली बार लियोनेल मेसी ने अवार्ड जीता था। इसके बाद वर्ष 2022 में फीफा के लिए भी मेसी को यह अवार्ड मिला था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 जनवरी 2024 को बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम ABPMJY के नाम से जानते हैं, 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की सफलता प्राप्त की है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सबसे अधिक कार्ड उत्तर प्रदेश में, जो कि 4.83 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर है, तो ये सवाल जो है काफी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए। मध्य प्रदेश का आंकड़ा है 3.78 करोड़ और महाराष्ट्र का आंकड़ा है 2.39 करोड़। ठीक है, योजना के तहत 6.2 करोड़ मुफ्त अस्पताल भर्ती से गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लगभग 1.25 लाख करोड़ से अधिक रुपए की बचत हुई है। तो आयुष्मान योजना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि आयुष्मान योजना जो है ये पूरी हेल्थ से रिलेटेड हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो उसी से रिलेटेड 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है हमारी सरकार द्वारा बनाए गए। किस स्टेट में कितने कार्ड बने वो आंकड़ा आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश टॉप पर है। अगला हमारा सवाल जो आ सकता है वो आ सकता है आदित्य L1 से रिलेटेड। आदित्य L1 से रिलेटेड भी हम लोगों ने जो है एक सेपरेट वीडियो बनाकर हमारे चैनल पर डाला गया है, जिस दिन आदित्य L1 जो है मिशन सफलतापूर्वक अपने लैंग्वेज पॉइंट में दाखिल हुआ था, उस दिन हम लोगों ने बनाया था। तो एक बार आप लोग उस वीडियो को देखें। इसको अगर डिटेल में आप लोग जानना चाहते हैं तो सवाल ये आ सकता है कि कब हमारा जो है आदित्य L1 अपने लैंग्वेज पॉइंट में दाखिल हुआ, तो 6 जनवरी को दाखिल हुआ था। ठीक है, लैंग्वेज पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में सफलतापूर्वक। तो हेलो ऑर्बिट या लैंग्वेज पॉइंट इस तरह के जो नाम है ये आप लोगों को नाम याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। लैंग्वेज पॉइंट जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है।
ठीक है, अगर ये दूरी पूछी जाए एग्जाम में तो ये आपको पता होनी चाहिए। आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को जो है यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था और ये मिशन जो है करीब 5 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि हमारे स्पेस में लगभग 5 वर्ष तक जो है काम करेगा। यहाँ पर मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जरूर पढ़ें, एक बार इनको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। तो L1 पॉइंट जिसे हम बोलते हैं वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। यानी कि आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज और अर्थ की दूरी कितनी ज्यादा है। और L1 पॉइंट हमारा कहाँ पर पहुंचा है, जो हमारी टोटल दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, उसके केवल 1% दूरी पर हम लोग जो है पहुंच पाए हैं, उसको हम लोग L1 पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सौर वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान अब क्रूज चरण से ऑर्बिट फेज में अपना ट्रांजिशन जो है वो शुरू करेगा, जिसके बाद ये सूर्य का अवलोकन करेगा और साथ ही उससे निकलने वाली कई तरह की चीजों के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाला है। आदित्य L1 क्या करेगा, सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला यानी कि फर्स्ट स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी के रूप में काम करने वाला है। ठीक है, यानी कि इंडिया की तरफ से ऐसी पहली सर्विस जो है हमारे स्पेस में गई है जो कि सूर्य का अध्ययन करेगी। L1 पॉइंट के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थित उपग्रह बिना किसी बाधा या ग्रहण के लगातार सूर्य का अवलोकन करने में सक्षम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो अगला करंट अफेयर है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया। तो ये कब किया गया, 4 जनवरी 2024 को 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश में 928 स्कूलों का शुभारंभ किया गया और उन स्कूलों का नाम क्या रखा गया, पीएम श्री। तो बिकॉज ये भी यूपी से रिलेटेड है तो आपको पता होनी चाहिए। पीएम श्री योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। इससे रिलेटेड आप लोग पॉइंट्स पढ़कर जाएं, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है जस्ट बिकॉज ये यूपी से रिलेटेड योजना है और आप यूपी टीचर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से 5 वर्षों में पूरे भारत की 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और नई शिक्षा नीति यानी कि एनईपी को, जिसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं, उससे भी जोड़ा जाएगा। राज्य में पीएम श्री के तहत लगभग 1000 से अधिक स्कूलों का उन्नयन और आधुनिकीकरण इस दिशा में एक नया कदम है हमारी सरकार का। पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 सरकारी स्कूलों को पीएम श्री योजना के तहत जो है शामिल किया जा रहा है, जिसमें से कि 81 केंद्रीय और जवाहर नवोदय विद्यालय शामिल है। अगला करंट अफेयर है हमारा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी का अनुमान 6.7% है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसे हम इंडिया RA भी बोलते हैं, ने 3 जनवरी 2024 को वित्त वर्ष 2024 के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.2% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि राजस्व व्यय बजट से अधिक होने के कारण राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा। ठीक है, तो ये सवाल आ सकता है कि क्या अनुमान है हमारी जीडीपी को लेकर। 6.7 जो टर्म है ये आप लोगों को याद रखना है फॉर एग्जाम्पल। और यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिया, ये आप लोग एक बार अपने इसमें नोट डाउन कर लें बिकॉज ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। मतलब इनसे सवाल नहीं बनेगा बट कुछ ऐसे सवाल होंगे जो इन पॉइंट्स को पढ़कर आपके क्लियर हो सकते हैं, राइट। ब्रिक्स समूह जो है वो अब 10 देशों का संगठन हो चुका है। तो ब्रिक्स समूह में पहले कितने देश थे और अब कितने देश हैं, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ब्रिक्स समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया, जिसमें कि मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई नए सदस्य के रूप में शामिल हुए। ठीक है, तो यानी कि ये पहले 6 देशों का समूह था और अब इन 4 देशों ने इधर ज्वाइन कर लिया है, तो ये 10 देशों का संगठन बन चुका है। अगस्त 2023 में समूह के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स नेताओं ने अर्जेंटीना सहित 6 देशों को 1 जनवरी 2024 से ब्लॉक में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। ठीक है, तो ये बच्चों ये सवाल बन सकता है कि कौन से ऐसे नए देश हैं जो ब्रिक्स समूह में ऐड हुए हैं। तो आपको हो सकता है 6-7 देशों के नाम दे दिए जाएं, जिसमें से कि आपको 4 करेक्ट कंट्रीज के
नेम जो है वो चूज करने का। या फिर सवाल आ सकता है कितने देशों का संगठन है ब्रिक्स समूह, जिसमें कि ऑप्शंस होंगे 8, 9, 10, 11, जिसमें आपको 10 जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि 29 दिसंबर 2023 को अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जो है जेवियर मिलेई ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया था, और ब्रिक्स समूह ने सितंबर 2006 में आकार लिया, और इसमें मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत और चीन, जिसको हम ब्रिक बोलते थे, राइट। ब्रिक में बी इज फॉर ब्राजील, आर इज फॉर रूस, आई इज फॉर इंडिया एंड सी इज फॉर चीन, एंड नाउ एस फॉर साउथ अफ्रीका, जिसमें कि अभी लास्ट इनका ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है देश इसमें ऐड हो चुके हैं। सितंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। कानून विद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन। तो इनसे एक दो सवाल बन सकते हैं, क्योंकि इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था, और ये काफी फेमस पर्सनालिटी है इंडिया की, इसलिए इनसे सवाल जो है वो बन सकता है। तो क्या सवाल बन सकता है वो हम लोग एक बार जान लेते हैं। प्रमुख भारतीय अमेरिकी कानूनविद प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा को 1 जनवरी 2024 को जो है वो निधन हुआ, और प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का काम कानूनी शिक्षा के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारतीय प्रवासियों के एक प्रमुख सदस्य भी थे। ठीक है, प्रोफेसर नंदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 20 मार्च 2018 को पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और वो अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पोजीशन है जिस पर वो वर्क करते थे, इसलिए ये जो है एक फेमस पर्सनालिटी हुए, और इनके काम को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2018 में इनको पद्म पुरस्कार से भी, सॉरी, पद्म भूषण पुरस्कार से भी नवाजा। तो इसलिए जो है इनसे सवाल बन सकता है कि कहाँ पर नियुक्त थे, या इनको कब अवार्ड मिला, या कब कौन सा पुरस्कार मिला, ये सवाल जो है इनसे पूछा जा सकता है। अगला है त्रिनाद और टोबैको के पूर्व प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे का निधन। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट लीस्ट इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो है इस टॉपिक को पढ़ा रही हूँ। तो त्रिनिदाद और टोबैको के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वासुदेव पांडे, उनका निधन हुआ 1 जनवरी 2024 को। 90 वर्ष के थे वो जब उनका निधन हुआ। वासुदेव पांडे ने 1995 से लेकर 2001 तक त्रिनिदाद और टोबैको के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इस पद पर आसीन होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे, यानी कि किसी और कंट्री में भारतीय का होना बहुत बड़ी बात है, और इस पद पर ये आसीन होने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति थे, इसलिए भी काफी इम्पोर्टेंट है इस पोजीशन पर। वे राजनीति के अतिरिक्त एक वकील और अर्थशास्त्री और यूनियन नेता भी थे, यानी कि वो राजनीति में तो थे ही, इसके अलावा वो एक वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं और यूनियन नेता भी थे। प्रोफेसर बी आर कम्बोज को एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है वो दिया गया। इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा जान लेते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोफेसर बी आर कम्बोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति हैं, यानी कि वाइस चांसलर है। प्रोफेसर कम्बोज को वैज्ञानिक और कृषि शास्त्र के क्षेत्र में विशेषज्ञ के रूप में उनके योगदान की मान्यता के लिए इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में एक स्वास्थ्य एक विषय, यानी कि वन हेल्थ वन वर्ल्ड विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदान किया गया। अगला है अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त। तो इससे सीधा बच्चों सवाल बन सकता है कि वित्त आयोग का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, जिसमें कि आपको नाम लिखना होगा अरविंद पनगड़िया। मैंने यहाँ पर उनकी फोटो लगाई है, ये आप लोग एक बार देखें। ये हुआ था 31 दिसंबर को, मतलब जब इनको नियुक्त किया गया, ये 31 दिसंबर की खबर है, तो चर्चा में जनवरी में रही। ऋत्विक रंजन पांडे को वित्त आयोग का सचिव बनाया गया, और अरविंद पनगड़िया जनवरी 2015 से अगस्त 2017 तक नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो है वो रह चुके हैं, और 16 वित्त आयोग को अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष में 31 अक्टूबर 2025 तक इनको जमा करनी है। ठीक है, यानी कि लगभग 2 साल बाद इनको अपनी ये रिपोर्ट जो है जमा करनी है। अगला है विश्व की सबसे अमीर महिला बनी फ्रांसवा बेटनकोर्ट मार्च, यानी कि हम लोग अभी 2024 में 8 मार्च को अपना वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी पर काफी अच्छी खबर है, क्योंकि एक नारी सशक्तिकरण को दिखाती है।
कि हमारी विश्व की सबसे अमीर महिला कौन है, वो है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट। क्योंकि हम लोग जब भी इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे अमीर आदमी, विश्व का सबसे रिचेस्ट मैन, तो यहाँ पर जो एक टैबू है ना कि वुमेन्स तो हो ही नहीं सकती, तो मतलब हम उनके बारे में जानना ही नहीं चाहते कि अगर मैन सबसे रिच है या आदमी कोई ऐसा है जो सबसे अमीर है, तो कोई तो ऐसी औरत भी होगी, कोई तो ऐसी महिला होगी जो कि सबसे रिचेस्ट होगी। तो यहाँ पर जो सबसे अमीर महिला है उनके बारे में हमें जानना चाहिए, वो है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स। और ये लॉरियल की जो है सीईओ है। ठीक है, लॉरियल आपने ब्रांड सुना होगा, काफी फेमस ब्रांड है, उसकी ये सीईओ है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है फ्रांसुआ बेटनकोर्ट। विश्व की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं ये। और ब्लूमबर्ग, ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार इनकी संपत्ति 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। और ये लॉरियल के उत्तराधिकारी हैं मायर्स, और उनके परिवार के पास लॉरियल में 34% की हिस्सेदारी है। तो इसी के साथ आज जो हम लोगों ने जनवरी का करंट अफेयर सेशन एंड कर दिया है। अब अगर आप लोगों को किसी भी करंट अफेयर में कोई डाउट आता है, आप लोग मेरे से डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग प्रिपेयर करते रहिए और वेट करते हैं कि फाइनली क्या डिसीजन आता है कि हम लोगों का एग्जाम 17 को है या पोस्टपोन हो रहा है। और बाकी की मैं अब आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट फरवरी के वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम और देखते रहिए